नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका हमारे विवेचना आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज मैं आपके साथ साउथ अमेरिका की जो नदियां हैं वो और साउथ अमेरिका के एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कल आपको पता है कि हम लोगों ने फिजिकल डिविजन्स पर बात की थी, फिजिकल डिविजन्स को ख़त्म किया और साउथ अमेरिका का जो फिजिकल डिवीजन है, जिसमें कि एक तरफ एंडीज़ है, एक आप कह सकते हैं सर सेंट्रल प्लेन हो गया और एक हो गया आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स, इसके बारे में हमने कल बात की। अब उस वक्त हल्का सा मैंने आपको नदियों के बारे में बता ही दिया था। वही जो मेन नदियां हैं, वही 3 नदियां हैं जो उनके बारे में हमें और भी यहाँ पर जानना होगा। तो प्रमुख नदियों के बारे में आज जानेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि नदियों से जुड़ा हुआ ही एक पार्ट है एग्रीकल्चर वाला पार्ट, वो भी हम साथ में ही आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए कि साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियां, साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियां। साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहली नदी जो है वो है ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर, ठीक है, क्या है? ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर, ओरिनिको रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर ये पहली बात एंडीज पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती है और वहां से फिर गुयाना का जो पठार है, गुयाना, पहले मैं दिखा देता हूं इसको आपको, एक बार मैं दिखा देता हूं इस नदी के बारे में। ये देखिए, इस नदी को देखिए, ये है आपको यहाँ पर दिख रही है ओरिनिको रिवर, राइट। यहाँ पर ये आपको ओरिनिको रिवर है जो वो दिख रही है। और इस ओरिनिको की बात करें तो ये एंडीज वाला जो एरिया है, एंडीज से ये निकलती है और निकलने के बाद गुयाना हाईलैंड्स का चक्कर काटती हुई फिर जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एंडीज से सर ये निकलती है। कहां से निकल रही है? देखिए, एंडीज पर्वत से, इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है और एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है और कहां पर और किस तरफ? अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। आप डाल सकते हैं गुयाना, गुयाना का चक्कर काटकर, गुयाना का चक्कर काटकर अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर पर गिरती है, महासागर पर में गिरती है। ठीक है, तो उद्गम आपको पता चला और कहाँ गिर रही है ये भी आपको पता चला। कुछ सहायक नदियां हैं, अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं। सहायक नदियां, अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां हैं जो वो हैं आपकी ये मेटा, है ना, नाम है मीटा, एक है आपुर, एक है कारोनी। मेटा, आपुर और कारोनी, तो ये याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यू शुड नो कि ओरिनिको रिवर की अगर हम बात करते हैं, ओरिनिको रिवर के बारे में अगर बात करते हैं तो इस रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? ओरिजिन है जो इसका एंडीज में, और फिर उसके बाद ये ड्रेन कहाँ पर होती है? ड्रेन होती है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन हो जाती है और इस दौरान यहाँ पर जो गुयाना हाईलैंड्स है, गुयाना का पठार है जो, उसका पूरा चक्कर लगाती है। आप ये कह सकते हैं ये एक बार इट कवर द गुयाना, आप लिख सकते हैं कि इट कवर द गुयाना प्लेट्यू, गुयाना प्लेट्यू को ये कवर करती है। ठीक है, समझ गए? ओरिनिको रिवर। चलिए, तो ओरिनिको रिवर को एक बार दर्शन कर लीजिए इसके, है ना। तो ये इस जगह पर आपको ओरिनिको रिवर दिखेगी। अब मैं बात करता हूं आपसे
अमेजोन के बारे में, ठीक है, दूसरी रिवर अमेजोन रिवर, इसके बारे में आप लिख लीजिए अमेजन नदी, अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी की बात करें तो इसका उद्गम क्या होता है, इसका उद्गम भी एंडीज पर्वत से है। इसका उद्गम है जो ये भी कहां से है, एंडीज, एंडीज से है जो वो इसका उद्गम है जो इसका एंडीज से होता है। और ये भी ड्रेन कहां पर होती है, ओरिजिन आप कहेंगे, ओरिजिन है जो अमेजोन का वो एंडीज से है, एंडीज से। और अगर कहें ड्रेन कहां पर होती है तो ये भी ड्रेन कहां होगी, अटलांटिक ओशन में होती है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है, ठीक है। अगर मैं लंबाई की दृष्टि से बात करता हूं, लंबाई की दृष्टि से बात करता हूं तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है इसको, और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, मतलब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। और आप ये कह सकते हैं कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड आफ्टर नील, आफ्टर रिवर नाइल, ठीक है। नाइल नदी के बाद या नील नदी के बाद अगर कहें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो वो कही जाएगी। और आप ये कह सकते हैं वॉल्यूम वाइज इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो ये वॉल्यूम वाइज यही कहलाएगी, वॉल्यूम वाइज है जो वो यही कहलाएगी, अमेजन नदी है जो वो कहलाएगी, ठीक है। यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि संसार की सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी जो जल राशि है वो यही इसी नदी को कहते हैं, ठीक है। सबसे चौड़ी, या मैंने आपको बता ही दिया वॉल्यूम वाइज, तो ये इसी का रेफरेंस यहाँ पर ये कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम जैसे एक बड़ी फेमस इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, तो कई सारी हैं ऐसे, लेकिन एक दो के नाम आप यहाँ पर याद रखिए। और नाम है रियो नीग्रो है जो वो इसका नाम हो जाता है, रियो नीग्रो इसका नाम हो जाता है। और टोकिंटस भी इसका नाम हो जाता है, टोकिंटस, ये भी एक सहायक नदी हो जाती है, ये भी एक सहायक नदी है। और इसके अलावा मैंडीरा भी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां अगर रख पाए तो, अदरवाइज कोई बहुत जरूरी नहीं है, इंडिया में ही ये सब चीजें हमें करनी होती हैं। और एक बार मैं इसके भी आपको दर्शन करा देता हूँ कि किस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर ये अमेजोन है जो, ये देखो इतना बड़ा फ्लो है जो वो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो इतना बड़ा फ्लो, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती हुई, ये सब ओरिजिनेट होती हुई यहाँ से निकली। और कितनी सारी इसकी सहायक नदियाँ आपको देखेंगे, बिल्कुल गंगा जैसी, जैसे हमारे यहाँ पर गंगा आप देखते हैं जिसका एक डेंड्रियाटिक पैटर्न देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही डेंड्रियाटिक पैटर्न ये रियो नियाग्रो के बारे में याद रखिएगा। रियो नियाग्रो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी नदी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भारत में भी आप देखते हैं कि सर गंगा का जो फ्लो है वैसा ही फ्लो है जो वो अमेजोन का फ्लो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अमेजोन का फ्लो भी यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिलता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें, अगर इसके अलावा एक और नदी के बारे में बात करें तो वो है आपकी पराना पराग्वे, है ना। पराना पराग्वे आप जानते ही हैं, तो लिख लीजिए पराना पराग्वे। पराना पराग्वे के बारे में आप जानते हैं कि सर ब्राजील के पठार में, ब्राजील का जो पठार है, ब्राजीलियन प्लेट्यू है जो, उसके मध्यवर्ती भाग से पराना और उसकी सहायक नदी पराग्वे निकलती है, ठीक है। तो आप ये बात लिख सकते हैं सर ब्राजील के पठार से, या यूं कहें ब्राजील के पठार के मध्यवर्ती भाग से, है ना, ब्राजील के पठार के मध्यवर्ती भाग से ब्राजील के पठार के
मध्यवर्ती भाग से, मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग से अगर कहें तो यहां से पराना और उसकी सहायक नदी पराग्वे निकलती है। पराना और उसकी सहायक नदी, सहायक नदी पराग्वे निकलती है। ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, वो ये है कि सर ये गिरती कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर। ठीक है, मतलब अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में ये आपको गिरती हुई मिलेगी। और कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू कौन निकलती है, पराना निकलती है। ठीक है, तो पराना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू, ब्राजीलियन प्लेट्यू। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, ब्राजीलियन प्लेट्यू से होता है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की जो संयुक्त धारा है, द कंबाइंड फोर्स ऑफ पराना पराग्वे कॉल्ड ला प्लाटा। ठीक है, तो जो इन दोनों का संयुक्त जल है, संयुक्त फोर्स है, हम कहेंगे कि जो इन नदियों का संयुक्त जलधारा है उसको हम ला प्लाटा के नाम से जानते हैं, इसको हम ला प्लाटा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। और ये नदियां कैसा बनाती हैं, बड़ी नदियां हैं, और क्योंकि बेटा बड़ी नदियां हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि डेल्टा का निर्माण करेंगी, डेल्टा है जो वो बढ़ाएंगी। आप ये बात जानते हैं कि सर बड़ी नदियां हैं, तो बड़ी नदी होने की वजह से यहाँ पर होता क्या है, इनके पास सेडिमेंट्स ज़्यादा होता है, तो मोर सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट ज़्यादा होने से आपका डेल्टा बनता है, कम सेडिमेंट होने से आपके एस्चुरीज बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी डेल्टा में इस नदी की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी उरुग्वे भी आकर के मिल जाती है। और यहाँ पर अगर कहें तो उरुग्वे ऑल्सो ज्वाइन, उरुग्वे नदी भी इसी डेल्टा में आकर के मिल जाती है। तो मैं कह सकता हूं उरुग्वे also join this force, Uruguay also join this force, है ना, and helps to make the delta and helps to form delta। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उरुग्वे नदी इसी डेल्टा में मिलती है, में मिल जाती है। ठीक है, उरुग्वे नदी है जो वो भी इसी डेल्टा में आकर के मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि कौन सी है, पराना, पराग्वे, उरुग्वे सब मिलाकर के क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और इस एरिया को, इस कंबाइंड फोर्स को ला प्लाटा भी कह देते हैं, ला प्लाटा भी कह देते हैं। तो तीन तो मेजर आपने देख ही ली। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री अगर बात करें, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो मेन नदी, मतलब यहाँ पर मेन तीन ही नदियाँ हैं। ठीक है, बाकी इनकी सबकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उतना डिटेल में आपको भारत की ही ट्रिब्यूटरी वगैरह जो है वो यही सब याद करनी है, बाकी कोई और याद नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो साउथ अमेरिका की एग्रीकल्चर या कृषि के बारे में बात करता हूँ। साउथ अमेरिका में कृषि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर इन साउथ अमेरिका, एग्रीकल्चर के बारे में जाने तो साउथ अमेरिका का टोटल जितना क्षेत्रफल है, जितना टोटल एरिया है, उसका 10% भाग ही कृषि योग्य है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ओनली 10% एरिया ऑफ साउथ अमेरिका इज कल्टीवेबल
इज कल्टीवेबल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10% एरिया में ही यहाँ पर कृषि होती है, बाकी कहीं कृषि नहीं होती है। सिर्फ केवल 10% भाग में ही कृषि होती है, भाग में ही कृषि संभव हो पाती है, ठीक है। केवल 10% भाग ऐसा है जहां पर कृषि है जो वो संभव हो पाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अधिकतर कृषि भूमि है जो वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। अधिकतर कृषि भूमि, मैक्सिमम अधिकतर कृषि भूमि उरुग्वे और अर्जेंटीना। मैप में देखते जाइए ये सब, अर्जेंटीना, उरुग्वे, अधिकतर कृषि भूमि उरुग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में है। अधिकतर कृषि भूमि है जो वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाई जाती है, मिलती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, वो उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जल्दी से देख लो एक बार, किस एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मैं किस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर इधर देखिए, है ना, ये आप देखिए कि आपका ये रहा अर्जेंटीना और ये रहा उरुग्वे। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इधर आपको क्या है कि एग्रीकल्चर है जो वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम पंपास वाले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं, पंपास बोल दिया मैंने। अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो पीछे की क्लास देखनी पड़ेगी, पीछे की क्लास है जो वो देखनी होगी। वैसे मैंने हर बार हर एक नए वीडियो में आपको पीछे का पुराना रिवाइज कराया है। ठीक है, तो आपको पीछे की क्लासेस अगर छोड़ी हैं तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम बड़ा सीक्वेंशियली सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा इसमें, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना चाहिए इसको। ठीक है, अधिकतर कृषि भूमि उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलती है। पंपास के मैदान है जो वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मतलब अर्जेंटीना, मध्य चिली और उरुग्वे, इसको आप पंपास मान सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा पंपास, तो आपको अर्जेंटीना, पंपास जैसे ही मैंने कहा तो आपको अर्जेंटीना, सेंट्रल चिली और उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे है जो ये, ठीक है, सेंट्रल चिली और उरुग्वे, GUAY, ठीक है, उरुग्वे। ये आपको समझ जाना चाहिए। पंपास का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पंपास का मतलब हुआ अर्जेंटीना, सेंट्रल चिली और आपका उरुग्वे। ठीक है, सेंट्रल चिली और उरुग्वे, मतलब मैं यहाँ पर अर्जेंटीना को दिखा रहा हूँ, चिली हो गया ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला, ये पूरा ये वाला भाग है जो ये है आपका पंपास वाला एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंपास वाला एरिया। और अगर हम इस पंपास वाले एरिया की बात करें तो इसमें समझिए कि 10% भाग है जो वो कल्टीवेबल है ना। कल्टीवेबल है मतलब केवल 10% भाग ही कृषि संभव हो पाती है। अधिकतर अगर आप कहें तो कृषि भूमि उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले भाग में है। पर यहाँ पर पंपास का एरिया है जो यहाँ पर फेमस क्या है, गेहूं है जो वो पंपास वाले एरिया में मैक्सिमम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो पंपास वाला जो क्षेत्र है, पंपास, इसमें ये किसके लिए जाना जाता है, गेहूं के उत्पादन के लिए पंपास वाला एरिया है जो वो काफी फेमस होता है। प्रमुखतः यहाँ पर पंपास होता है, पंपास वाले एरिया में गेहूं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो लाप्लाटा और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में भी गेहूं उगाया जाता है। लाप्लाटा और भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में, लाप्लाटा और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाला जो क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र, जलवायु, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र जहां पर मिलेगा और लाप्लाटा वाला है, तो यहां पर भी गेहूं का उत्पादन होता है।
गेहूं का उत्पादन है जो बेटा वो यहाँ पर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो यहाँ पर है कि ब्राजील और अर्जेंटीना है जो, ये किसके लिए फेमस है? मक्के के लिए फेमस है। ब्राजील और अर्जेंटीना ये मक्के के लिए फेमस है। मक्का, मेज। ठीक है, मेज का प्रोडक्शन है जो ब्राजील और अर्जेंटीना में होता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक चीज है कहवा। कहवा, कहवा वेरी फेमस है ना, कहवा। कहवा अगर कहें तो कहवा है जो वो साउथ अमेरिका की सबसे मेन नकदी फसल है। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की कौन सी सबसे मेन नकदी फसल है। भारत की सबसे मेन नकदी फसल कौन सी है? तो यहां पर आप कहिए साउथ अमेरिका की मुख्य नकदी फसल, नकदी फसल, मुख्य नकदी फसल है जो वो कौन सी है? कहवा। तो कहवा है जो वो साउथ अमेरिका की मुख्य नकदी फसल है। आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये जो है कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप, मेन कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ, मेन कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो याद रखिएगा कहवा को लेकर के आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्राजील है जो, ब्राजील, ब्राजील, इसके लिए ये फैक्ट भी याद रखेंगे क्या कि सर ब्राजील है जो, कहवे की बात हो रही है तो ब्राजील को भी आपको याद रखना होगा। और ब्राजील है जो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है यहाँ पर, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका? कहवा का। कहवा का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो ब्राजील में होता है। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो वो ब्राजील में होता है, कहवा। ठीक है, कहवा का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो ब्राजील में ही होता है। ठीक है, ब्राजील में ही होता है। ठीक है, यहां कहवा के लिए जो हम कह सकते हैं कि मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल सॉइल, मोस्ट फेवरेबल सॉइल है जो वो कौन सी होती है? रेड सॉइल। मोस्ट फेवरेबल सॉइल है जो वो यहाँ पर रेड सॉइल होती है। मोस्ट फेवरेबल सॉइल है जो वो रेड सॉइल होती है। किसके लिए? कहवा के लिए। कहवा के लिए कहवा के लिए मोस्ट फेवरेबल सॉइल है जो वो कौन सी है? रेड सॉइल होती है। लाल मिट्टी है जो इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा आप इसमें याद रखिएगा ब्राजील में ही एक जगह है साओ पोलो, साओ पोलो। ठीक है, कहवा की सबसे बड़ी मंडी साओ पोलो है, ब्राजील में ही साओ पोलो, ये कहवा की सबसे बड़ी मंडी है। कहवा की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, कहवा की सबसे बड़ी मंडी है जो वो साओ पोलो है। ठीक है, साओ पोलो है कहवा की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, और एक बार जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है कि कहवा के जो बाग होते हैं, कहवा के जो बाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? फैजेंडा। ठीक है, तो कहवा के बागों को, कहवा के बाग या बागों को फैजेंडा कहते हैं। फैजेंडा कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, कहवा के बागों को हम क्या कह देते हैं बेटा? फैजेंडा कह देते हैं, फैजेंडा कह देते हैं। इतनी बातें याद रहेंगी। चलिए, इसके अलावा और साउथ अमेरिका में अगर कहें तो विश्व का 33% कोको उत्पादन, कोको उत्पादन है जो वो साउथ अमेरिका में होता है। तो साउथ अमेरिका में वर्ल्ड्स मतलब विश्व का 33% कहवा, सॉरी कोको उत्पादन, कोको उत्पादन होता है। कोको उत्पादन है जो वो होता, कोको उत्पादन होता है साउथ अमेरिका में। विश्व का 33% कोको उत्पादन होता है। विश्व का 33% कोको उत्पादन होता है। ठीक है, समझ गए? तो साउथ अमेरिका में विश्व का 33%, वर्ल्ड 33% ऑफ कोको प्रोडक्शन इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, अब साउथ अमेरिका में भी अगर कहें तो सर यहाँ कहाँ पर? ब्राजील, वेनेजुएला और इक्वाडोर। याद रखना कहाँ पर? साउथ अमेरिका में भी कहाँ? साउथ अमेरिका में भी कहाँ? ब्राजील, इक्वाडोर और
वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर और वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर और वेनेजुएला। ठीक है, तो यहां पर है जो वो 33% है जो वो प्रोडक्शन है जो वो होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे आपको पता होना चाहिए कि व्यापारिक उद्देश्य से, कॉमर्शियली व्यापारिक उद्देश्य से जो फसलों की कृषि है, व्यापारिक उद्देश्य से फसलों की कृषि को क्या कहते हैं? रोपण कृषि कह देते हैं। ठीक है, जो व्यापारिक उद्देश्य से फसलों की कृषि को रोपण कृषि कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो भी फसलों की कृषि है, जो भी फसलों की कृषि है, मतलब जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो कौन सी, जो कि आप कह सकते हैं सर कॉमर्शियल एंगल से जो उगाई जाती हैं। ठीक है, तो उनको क्या कह देते हैं? रोपण एग्रीकल्चर। रोपण क्या है? रोपण, रोपण क्या है? रोपण क्या है? रोपण है जो वो आप कह सकते हैं कि सर कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हम क्या कह देते हैं? रोपण कह देते हैं। रोपण मतलब ऐसी क्रॉप्स जो वाणिज्य, मतलब आप कह सकते हैं कि सर कॉमर्शियली बेचने के उद्देश्य से ही जिनको कहते हैं, उनके लिए जो शब्द है वो है रोपण। ठीक है, इसके अलावा जो याद रखना है आपको वो ये है कि पंपास का क्षेत्र है, जो पंपास का क्षेत्र, एक फैक्ट और रहेगा इस पे कि भाई पंपास का जो क्षेत्र है, पंपास का क्षेत्र, पंपास एरिया है जो, उसमें पोषक तत्वों से भरपूर कौन सी? अल्फा अल्फा घास है जो वो मिलती है। पंपास के क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा ग्रास। ठीक है, अल्फा अल्फा ग्रास, अल्फा अल्फा ग्रास। ठीक है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास है, न्यूट्रिशियस ग्रास है। ठीक है, और ये जो अल्फा अल्फा ग्रास जो बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास है, ये किस एरिया में मिलेगी आपको? ये आपको पंपास एरिया में मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको पंपास एरिया में मिलेगी। और न्यूट्रिशियस ग्रास दैट इज अल्फा अल्फा, ये कहां पर मिलती है? पंपास एरिया में, इज फाउंड इन पंपास एरिया। ठीक है, पंपास एरिया में है जो वो यहाँ पर ये घास पाई जाती है। इसको बेसिकली है जो ये यहाँ पर अगर कहें तो ये जो पंपास एरिया में अल्फा अल्फा ग्रास है, और इस जगह पर पशुपालन भी होता है। ठीक है, तो इस जगह पर पंपास वाला क्षेत्र में आप ये कह सकते हैं कि सर पशुपालन भी होता है, पशुपालन, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी होती है। ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए भी ये जगह फेमस है। ठीक है, इतनी बातें हैं जो वो कम से कम आपको जाननी चाहिए साउथ अमेरिका के एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, साउथ अमेरिका के एग्रीकल्चर के बारे में कम से कम आपको इतनी बातें हैं जो वो पता होनी चाहिए। चलिए मैं एक बार आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हम सर किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका ओरिनिको वाला एरिया हो गया, ये आपका अमेजोन वाला एरिया हो गया, और ये आपका ला प्लाटा वाला एरिया हो गया। ठीक है, चलिए शुरू से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। साउथ अमेरिका की अगर हम नदियों के बारे में बात करें तो एक है ओरिनिको रिवर, इसकी सहायक नदियां हैं वो है मेटा, आपुर, कोरोनी। ओरिजिन है एंडीज और ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में। एंडीज से उद्गम है और गुयाना के पर्वत का जो गुयाना का पठार है उसका चक्कर लगा करके फिर अटलांटिक ओशन में जा करके गिरती है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे अमेजोन रिवर, और अमेजोन रिवर है जो ये भी एंडीज से निकलती है और ड्रेन करती है कहाँ पर? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका इसको कहा जा सकता है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नील, और वॉल्यूम वाइज अगर हम कहें तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी है ये। ठीक है, सहायक नदियां में रियो नीग्रो,
और टोकिंटोस और मैंडीरा ये रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो थर्ड वन इज पराना पराग्वे, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन प्लेट्यू से ये निकलती है, ओरिजिनेट करती है और यहाँ से पराना निकलेगी और मतलब पराना पराग्वे वहाँ से निकलती हैं और इनका जो कंबाइंड फोर्स है उसको ला प्लाटा कहते हैं और जाकर के फाइनली अटलांटिक ओशन में गिर जाती हैं। फिर से समझिए, ब्राज़ील का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है और फिर उसके बाद ला प्लाटा कहलाती हैं क्योंकि इनका कंबाइंड फोर्स होता है और इस कंबाइंड फोर्स में ये कंबाइंड फोर्स है जो मतलब बहुत सारा इनके पास सेडिमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि बड़ी नदियाँ हैं तो सेडिमेंट आ गया। तो एक और नदी नाम है उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे है जो वो इस जगह पर उरुग्वे है जो वो इसमें ऐड होती है और फिर लास्ट में जाकर के वो गिर जाती है किसमें? अटलांटिक ओशन में जा गिरती हैं। तो जिस जगह पर गिरेंगी तो वहां पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, बनाती हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में कृषि के बारे में बात करें तो 10% एरिया है जो वो कैसा है? एग्रीकल्चर, कृषि संभव जहां पर हो पाती है ना, कल्टिवेबल है आप कह सकते हैं। और अधिकतर कृषि भूमि है जो वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में है। पंपास है जो वो अर्जेंटीना, सेंट्रल चिली और उरुग्वे वाले क्षेत्र में को कहा जाता है। पंपास गेहूं के लिए फेमस है। ला प्लाटा और जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, वो पूरा एरिया है जो वो गेहूं के लिए फेमस माना जाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना है जो वो मक्के के लिए फेमस है क्योंकि मक्का का प्रोडक्शन होता है। कहवा यहाँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कहवा है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप मानी जाती है पूरे साउथ अमेरिका की। और इसके अलावा आप कहेंगे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो वो ब्राज़ील करता है, कहवे का मैक्सिमम प्रोडक्शन ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील में भी साओ पोलो नामक एक जगह है जहां पर कहवा की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है और यहाँ पर जो कहवा के जो बाग होते हैं उसको फजेंडा कहते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फजेंडा कहते हैं। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसी? लाल मिट्टी चाहिए, रेड सॉइल है जो वो इसके लिए फेवरेबल चाहिए, ठीक है। और साउथ अमेरिका में विश्व का 33% है जो वो कोको उत्पादन होता है। विश्व का 33% किस एरिया में? ब्राजील, इक्वाडोर और वेनेजुएला वाले एरिया में। और अगर हम व्यापारिक उद्देश्य से बात करें तो अगर कॉमर्शियली जिस क्रॉप को हम उगाते हैं तो उसको कॉमर्शियली उगाने वाली क्रॉप्स को साउथ अमेरिका में रोपण कहते हैं, रोपण कह देते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को, ठीक है। इसके अलावा पंपास के क्षेत्र में एक पोषक तत्वों से भरी हुई मोस्ट न्यूट्रिशियस अल्फा ग्रास भी मिलती है जो कि पशु, और इस क्षेत्र में पंपास वाले एरिया में आप कहेंगे सर पशुपालन भी होता है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है जो वो हमने इसमें एग्रीकल्चर से पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखा, नदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको समझा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है जो यहाँ बहुत बहुत अच्छा, मतलब ईजी है ये एरिया, है ना, बहुत ईजी एरिया है ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपका, आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना, ये नदियाँ हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, ये नदियाँ हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रही ओरोनिको, ये रही आपकी अमेजोन और यहाँ पर आपके उरुग्वे, पराग्वे और पराना, ठीक है। इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगी ये रही आपकी पराग्वे, ये रही पराना, ये उरुग्वे और ये यहाँ पर बना रही है डेल्टा, ठीक है। और ये आपको मैंने दिखाया अभी इतना बड़ा फोर्स है जो कि अमेजोन का है और ये देखिए, है ना, ये सब इसके साथ डेंड्रियाटिक पैटर्न बनाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर हम देखेंगे तो ये ओरोनिको नदी है जो वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था। अब जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हैं 2 चीज़ें। एक है आपका साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले खनिज, और इसके अलावा दूसरी बात है जो यहाँ के समाज और भाषा के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।